नमस्कार, मेरी वॉइस ऑडिबल है आप सबको? ठीक है, इनका सबका ऑफ है ना? जी एक का ऑन कर दो ताकि हमें पता लगे कि कम्युनिकेशन हो रहा है। लोकल एसएचओ का किसी का एक का कर दो। सर। नाहन एसएचओ सर, नाहन एसएचओ साहब सर, आवाज आ रही है? ठीक है सर। ठीक है, आज हमारा पर्पस 15 मिनट आपके साथ पहले तो इंट्रोडक्शन का रहेगा। सारे एसएचओस को हम पहले जय हिंद करते हैं और 15 मिनट के अंदर हम एक मोटी सी बात जो डीजीपी साहब ने ऑलरेडी आपको सर्कुलेट किया होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, उसके बारे में थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले जो हम पुलिस वालों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं 21st सेंचुरी में वो है ह्यूमन राइट्स। मगर ग्राउंड लेवल पे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस को ही पता है कि कैंसर के 3rd स्टेज में जहां इनडिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हो जाता है वहां ह्यूमन राइट काम नहीं आता। और अगर हम मजिस्ट्रेट्स आपकी इस प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, वहीं पर कम्युनिकेशन गैप आता है। बोलना बहुत आसान है कि 3 डिग्री टॉर्चर और ये सब आप करेंगे आपकी नौकरी चले जाएगी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हम भी जब कोर्ट में देखते हैं कोई अनरूली बिहेवियर कर रहा है तो 317 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी की पावर एक्सरसाइज करके हम कहते हैं इसको बाहर ले जाओ, जबकि सेक्शन 273 कहता है कि नेचुरल जस्टिस की डिमांड है जो भी काम होगा कोर्ट का वो एक्यूज के प्रेजेंस में होगा। कहने का मेरा अभिप्राय आप लोगों से ये है कि हर चीज का अपवाद है, मगर वो अपवाद किसी पुलिस का या किसी मजिस्ट्रेट का अपने दिमाग का उपज नहीं होना चाहिए। वो एक्सेप्शन इफ यू हैव टू कार्व आउट तो इट शुड बी आउट ऑफ द लॉ ओनली। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने अपने विजडम से अपवाद रखा है। गो थ्रू आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ABCDEGF है नहीं, उसके एक्सेप्शन से 19 का 2 3 4 5 6 वाई। एक हाथ से फंडामेंटल राइट दिया, आप असेंबल हो जाओ, आप कुछ भी बोलो। सेकंड हाथ से हमने ले लिया कि लॉ एंड ऑर्डर, देश की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, हेल्थ, मोरालिटी रिस्क में मत डालो। इसीलिए कोई कुछ भी बोले, डेफेमेटरी नहीं बोल सकते आप, 499 तो लगेगा। कोई कुछ भी बोले देश की इंटीग्रिटी के लिए नहीं बोलेगा, नहीं तो राइट्स के केस या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसा शाहीन बाग में आपने देखा, आपने कोरोना के दौरान देखा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? सोशल मीडिया ने पुलिस वालों का काम, मजिस्ट्रेट्स का काम, जुडिशरी का काम एज ए होल, जो हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं, आसान भी बनाया, मुश्किल भी बनाया। आसान कैसे बनाया? आज मैं पूरे एसएचओस के साथ वर्चुअल एक मीटिंग कर रहा हूं और मैं रिकॉर्ड भी इसको कर रहा हूं ताकि आप बार बार अरिनेश की गाइडलाइन, जोगिंदर की गाइडलाइन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्ले बोर्ड के लिए क्या बोला लीगल राइट को लेकर, आर्टिकल 39A, 14, 21 आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 37, 38 का पुलिस वालों के साथ क्या लिंक है। ये सारी बातें मैं इधर फास्ट बोल सकता हूं, आपसे मिस हो सकता है, लेकिन आप मेरे वीडियो को बार बार देख सकते हैं, ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा। काम आसान कैसे हुआ? एसपी साहब आप सबसे 1 सेकंड के अंदर इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप 1 सेकंड में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर गिरफ्तार तस्वर या नोटिस ऑफ अपीयरेंस 41A का एक्चुअली में इंप्लीमेंट कैसे करना है। सर एनडीपीएस एक्ट में एसएचओ का और एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रोल अलग कैसे है। सर 50 सेक्शन 50 में पर्सनल सर्च का बेसिक मतलब क्या है? कोई अपने टोपी में या पगड़ी में छिपा ले या बैग टांग ले, क्या वो पर्सनल सर्च में आता है? या 41, 42 वो हम एनडीपीएस के अलग सी हमसे अभी कई हमने सेंसिटाइज प्रोग्राम चलाने हैं, जिसमें पुलिस वालों को मोहनलाल की गाइडलाइन, तूफान की जजमेंट, मिकेल राज की जजमेंट और हीरा सिंह की जजमेंट, स्मॉल क्वांटिटी का मतलब, इंटरमीडिएट का मतलब, और जो शेड्यूल में और डेफिनेशन क्लॉज में कॉन्फ्लिक्ट आता है कि शेड्यूल के हिसाब से वो जो कमर्शियल दिखता है वही अगर डेफिनेशन में देखो तो इंटरमीडिएट दिखता है, तो कौन सा प्रिवेल करेगा? एक्ट कुछ बोलता है, रेगुलेशन कुछ बोलती है, जजमेंट कुछ बोलता है। उस कॉन्फ्लिक्ट में एक एसएचओ या एक कांस्टेबल रैंक का हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो लॉज की ट्रेनिंग नहीं है, तो सर क्या फॉलो करेंगे? जितने देर में मैं आपको गाइडलाइन बताता हूं उतने देर में तो दूसरा लॉ आ जाता है। एग्जाम्पल, मैट्रिमोनियल केसेस में आपने सबसे पहले गाइडलाइंस पढ़ी, तो उस गाइडलाइन में आपको बोला गया कि एक जुडिशियल ऑफिसर्स के फैमिली भी उसमें हो सकती है, एनजीओ भी हो सकता है, और वो सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे मामले को।
बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मानव अधिकार समिति वाले केस में इस राजेश वाली जजमेंट की आधी बातों को स्ट्रक डाउन कर दिया। अब वो कौन सी बातें स्ट्रक डाउन की, कौन सी नहीं, इसको ट्रैक कैसे रखेंगे? सेक्शन 138 में मीटर्स इंस्ट्रूमेंट ने कहा कि 258 लगाकर केसेस को खत्म किया जा सकता है, डिस्चार्ज किया जा सकता है। सुमो 138 2021 सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई करते हुए बोला नो, जजेस कैन नॉट मेक दिस काइंड ऑफ लॉ। हम जजेस के लिए भी, जुडिशियल ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट के लिए भी ट्रैक रखना मुश्किल है, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन वीडियोस को लगातार देखें, बार बार देखें, बिना चेकलिस्ट के मजिस्ट्रेट के आगे रिमांड लेने कभी जाएं ना। क्यों? ये मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको ध्यान से सुने। ये चेकलिस्ट बनता कैसे, इसका फॉर्मेट कहां है? ये एसपी साहब अगर आपको नहीं भी देते तो मैं हूं, मुझे बोलो, मैं आपको चेकलिस्ट दूंगा। अरिनेस पूरी मोटी जजमेंट आप नहीं पढ़ सकते, उसका मेन लाइन में आपको क्रक्स दूंगा। 2021 में रीआइटरेट किया, पूरे इंडिया के डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने चिंताग्रस्त की कि जोगिंदर सिंह, डीके बासु के बाद अरिनेस ने लंबी चौड़ी गाइडलाइन दी कि इस देश में 68%, ये एक आईपीएस ऑफिसर थे, रूबरू पुलिस कमिश्नर थे, उनकी अपना डाटा एक्स्ट्रापोलेट करो तो आपको पता चलेगा फॉल्स अरेस्ट है। सेक्शन 220 इंडियन पिनल कोड में एक पुलिस वाला 1 सेकंड के लिए भी 24 घंटे से बियॉन्ड रखता है तो इंडियन पिनल कोड में उसके खिलाफ ऑफेंस है, और उसमें 197 की प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगी पब्लिक सर्वेंट को, क्योंकि टोटली इलीगल प्रक्रिया है। वाइल डिस्चार्जिंग दी ऑफिशियल ड्यूटी का गार्ब में आप 353 में ये फॉल नहीं करता। ये आपको मैं नहीं बोल रहा, अगर एक जज भी इंटेंशनली मेलिशियस तरीके से कोई जजमेंट देता है तो 219 में जज को भी लिखा गया है, यानी कि ना लॉ से मैं ऊपर हूं ना आप हो। वेलफेयर स्टेट आर्टिकल 13 से चलता है, रूल ऑफ लॉ से चलता है, ह्यूमन राइट इम्प्लिसिट है आर्टिकल 14 में, 21 में, 39A में, प्रियम्बल में, यूनाइटेड नेशन के वेरियस रेजोल्यूशंस में। उनको ध्यान रख के ही डीके बासु की जजमेंट आई, जोगिंदर सिंह स्टेट ऑफ एमपी आई, यूपी आई, और उसके बाद अरिनेस आई। तो आपने किसी को अरेस्ट करना है, अरेस्ट करते ही सेक्शन 41D शुरू हो जाता है, यानी प्री अरेस्ट, ड्यूरिंग अरेस्ट, रिमांड स्टेज। 3 स्टेज में एक्यूज का राइट क्या है? पहले तो एक्यूज नहीं होता ना, पहले तो सस्पेक्ट होता है ना। तो पहले तो शक की बिना, फिर एक दोषी, और फिर एक अभियुक्त, सारे में डिफरेंट है। आपने हमारी हिंदी बॉलीवुड की मूवी देखी होंगी, मुलजिम और मुजरिम, दोनों मूवी बनी है। एक एक्यूज होता है, कन्विक्ट होता है। और ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर जी बोलते हैं अगर कन्विक्ट भी हो गया, जेल भी चले गए, तो ह्यूमन राइट थोड़ी खत्म हो गया कि आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दोगे। कोरोना के दौरान हम बतौर सेक्रेटरी आपको सेंसिटाइज क्या कर रहे हैं? आप वेरियस व्हाट्सएप में खुद देखते हो, कोई पुलिस वाले मुर्गा बना रहे हैं, कई पुलिस वाले डंडा मार रहे हैं, कई फूल बांट रहे हैं, और कई जो है लॉक कर दे रहे हैं, कई अलग अलग तरीके से कोई फ्रंट रोल करवा रहे हैं। ये आर्बिट्रीनेस और इनकंसिस्टेंसी जो है, कई जगह लोगों का आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। हैदराबाद काउंटर में आपको एप्रिसिएशन मिला, विकास दुबे के केस में एप्रिसिएशन मिला, मगर क्या लॉन्ग रन में ये किसी वेलफेयर स्टेट के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ठीक है? क्वेश्चन ये है। तो आप बोलोगे सर अल्टीमेटली, ये मैं नहीं बोल रहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर आप नॉर्मल लॉ को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो ड्रैकोनियन लॉ आ जाएगा, और अल्टीमेटली एनार्की लाइक इन तालिबान अफगानिस्तान में आई है, वो आ जाएगी। हम सब देख रहे हैं ना आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नॉलेज तो सबको मिल जा रही है, मगर वो नॉलेज फेक न्यूज़ ज़्यादा है, प्रोपोगंडा ज़्यादा है, हर एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना कॉमरेड की तरफ से हर का इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें सही न्यूज़ कहाँ से आए? इस पर्पस के लिए जजेस आर्टिकल 39A के अंदर एक एक्ट बना है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। इसमें हमारी अपॉइंटमेंट सेक्शन 9 के तहत हुई है, चैप्टर 3, जो हिमाचल प्रदेश ने 24 अक्टूबर 1995 को इम्प्लीमेंट कर दिया था। उसके बाद हमारी अपॉइंटमेंट हुई और हम बतौर सेक्रेटरी ड्यूटी बाउंड हैं इस तरह के सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के लिए। अब ये फ़र्क है, देखो, सेंसिटाइज कर रहे हैं, हम एम्पैथी क्रिएट कर रहे हैं, हम आपको एडुकेट नहीं कर रहे। तो आप इसको कोई क्लासरूम ना समझे, क्योंकि क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं सेंसिटाइज कर रहा हूं। तो शुरुआत करेंगे 41D। सेक्शन 304 सीआरपीसी में हमारी भी ड्यूटी है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 सेक्शन 12 में क्राइटेरिया लिखा हुआ है किनको मिलेगा। उस एक क्राइटेरिया में वर्ड है इवन एक्यूज्ड अंडर रिमांड इफ एक्यूज इज इन कस्टडी। तो सेक्शन 12 के क्राइटेरिया, जिसको रूल 17 हिमाचल प्रदेश रूल्स में भी लिख दिया गया है कि वो लीगल असिस्टेंस का इंटाइटल्ड होगा।
अब ये लीगल असिस्टेंस होता क्या है? क्या केवल उसको ये बताना कि हाँ जी हमने आपको अरेस्ट किया, आपका बेल का अधिकार है, आपका बेलेबल ऑफेंस है, आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंसेस में हम अगर उसको अरेस्ट कर लेते हैं और फिर मजिस्ट्रेट के आगे ले जाते हैं, उसका तो आपने वायलेट कर दिया। बेलेबल का मतलब है बेल एज ए मैटर ऑफ राइट। जुवेनाइल को हम अरेस्ट ही नहीं कर सकते, बेल वहां एज ए मैटर ऑफ राइट होता है। अभी ऑनरेबल मैं पढ़ रहा था एक जगह, हाँ, कर्नाटका हाईकोर्ट 2021, कुछ पुलिस वाले पिस्टल के साथ, गन के साथ, छोटे छोटे बच्चे जो 6 साल तक के, 3 से 6 साल क्लास के बच्चे हैं, पूरी यूनिफॉर्म में खड़े हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वो ये काम कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि टीचर सही काम कर रहे थे। शाहीन एजुकेशन सोसाइटी नाम की कोई मदरसा काइंड ऑफ स्कूल छोटे छोटे बच्चों को सरकार के खिलाफ भड़का रही थी, एनआरसी और सीए के खिलाफ कुछ एंटी बातें कर रही थी। पार्लियामेंट में एक लॉ पास होता है तो आपको पता है उसके खिलाफ तरीका है स्ट्रक डाउन कराना है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है, चिट्ठी लिखे। लेकिन आप बच्चों को एडुकेट नहीं कर सकते कि सरकार मुसलमानों का राइट छीन रही है, मुसलमान देश से बाहर हो जाएंगे। तो सेडिशन का एफआईआर ठीक था, किसके अगेंस्ट? स्कूल के अगेंस्ट, टीचर के अगेंस्ट, उन बच्चों के पेरेंट्स के अगेंस्ट। लेकिन बच्चे, चाहे आप बोलो कि सर वो ट्रेन किए जाते हैं, जैसे नाइजीरिया में बोको हरम है, वो 5 साल के बच्चे को सेक्स स्लेव बनाते हैं, लड़कियों को, लड़कों को टेररिस्ट, वो गर्दन काट रहे हैं, वो मार रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल और आपका देश का लॉ ये कहता है कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से चलता है। आपके सब्जेक्टिव बातें ज्यादा विजडम भरी हो सकती हैं, मेरे भी अपने बायस हो सकते हैं, पॉलिटिकल बायस या फिलोसफिकल बायस, मगर जब हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हमें लेग्जिटी नहीं मिली है कि हम अपनी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को इंपोज करें। और सर आपको नहीं पता, आप लोग मजिस्ट्रेट्स हो, आप लोग को पता नहीं चलता, ग्राउंड लेवल पे लोग बहुत वायलेंट हैं। ये मैं नहीं बोल रहा। ऑनरेबल जस्टिस के आगे शाहीन बाग के केस में ये आर्गुमेंट रखा गया, जब एक कांस्टेबल को मार दिया गया उस राइट्स में, दिल्ली राइट्स की मैं बात कर रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, कि सर पूरी स्ट्रेटेजी के साथ बच्चों को गोद में रखती हैं, औरतें आगे आती हैं पीछे से और छतों से पत्थर मारे जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले हेल्पलेस हो जाते हैं। ये मोडस ऑपरेंडाई का रिकॉर्डेड, व्हाट्सएप रिकॉर्डेड 75 पेज की जजमेंट में 2/3 केवल ये प्रूफ दिया गया है कि कितना वेल मेटिकुलस प्लानिंग के साथ दिल्ली राइट्स या शाहीन बाग होते हैं। आर्टिकल 19 का 1 का A, B, C, D आपको ये राइट देता होगा असेंबली का, मगर 2, 3, 4, 5, 6 सबसे छीन भी लेता है। जहां वो छीनता है वो राइट आपको दिया है पुलिस को। मैं मानता हूं पुलिसिंग बहुत डिफिकल्ट काम हुआ है 21st सेंचुरी में, ये बहुत 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 डिफिकल्ट काम है। उसके बावजूद एज ए मजिस्ट्रेट, एज ए पुलिस, हम दोनों की ड्यूटी अपने सब्जेक्टिव बायस को रखना है अपने इंटेलेक्चुअल एकेडमिक डिस्कशन के लिए, और हमें चेकलिस्ट तैयार करनी है, हमें रीजन देना है, हमने 7 साल से नीचे के ऑफेंस होने के बावजूद क्यों अरेस्ट किया, क्यों नोटिस ऑफ अपीयरेंस से गिरफ्तार तस्वर नहीं दिया, क्यों उसको नहीं बताया, और डायरेक्ट अरेस्ट क्यों करना पड़ा। खुर्द-बुर्द कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा, वहां से भाग जाएगा, ठीक है। ट्रांजिट रिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल क्या है, हाउस अरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सर उसको दोनों फ्री फाइट में लग गई है, एक्यूज को भी लगी हुई है, जनाब के पास पेश करें तो जनाब तो पुलिस रिमांड नहीं देंगे, मेडिकल में भेज देते हैं, तो हमारा पुलिस रिमांड का तो 15 दिन ही है, हमारा तो टाइम खत्म हो जाएगा। ये कई कंफ्यूजन्स आप लोगों को आती। हाउस अरेस्ट, ट्रांजिट रिमांड, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल, ये नए कॉन्सेप्ट से नहीं है, पुराने। मगर हाउस अरेस्ट, इन सब बातों को गौतम नवरेखा केस में, कोरोना में पुलिस वालों ने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि सबसे टफ काम ही एग्जीक्यूटिव का, पुलिस का और हेल्थ वर्कर्स का रहा इस पूरे कोरोना काल में। और कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस देती है, कुछ लर्निंग देती है, कुछ कंफ्यूजन। आप बिलीव नहीं करोगे, मकरजा का एपिसोड हो और 188 आईपीसी की बात हो, या सीआरपीसी के 195, 196, 197, 198, 199 की बात हो, या एपिडेमिक एक्ट या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, पुलिस वालों को पता ही नहीं था हाउ टू डू इट, दे वर नॉट रेडी। उनको ये पता ही नहीं था कि कॉग्निजेंस लेते समय सैंक्शन लेना पड़ता है, ट्रायल के समय सैंक्शन लेना पड़ता है। अभी तो ललिता कुमारी का स्टेटस रिपोर्ट नहीं पता चला, वो 5 एक्सेप्शन क्या है जहां डायरेक्ट एफआईआर नहीं दर्ज हो सकता कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बावजूद। प्रियंका ने 156(3) का लॉ ऑलमोस्ट चेंज कर दिया। ये सारी बातें आप ट्रैक ही नहीं रख पाते, अचानक इतने सारे कानून आ गए। 100 साल पुराना एपिडेमिक एक्ट आपके सामने आ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपके सामने आ गया, और आपको पता ही नहीं चला। नतीजा 90% लोगों को डिस्चार्ज करना पड़ा,
90% केसेस जो बहुत सुंदर हो सकते थे, देश की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी को लेकर कंसर्न थे, उनमें एक्विटल या डिस्चार्ज करना पड़ा। रीजन ये नहीं था कि ऑफेंस नहीं हुआ या हुआ, हम उसकी मेरिट को यहाँ डिस्कस नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली कि हमने अपने हिस्से की ईमानदारी में वो इन्वेस्टिगेशन सीखा ही नहीं। इतने प्रोसीजर हैं, अगर पुलिस वाले केवल ट्रेन है चाय बनाने के लिए केटली में, यानी सीआरपीसी की केटली, पोक्सो की केटली का नहीं पता, एक दलित है, शेड्यूल कास्ट लड़की है, 14 साल की लड़की है, एक पांव कटा हुआ है, ऊपर से माइनॉरिटी है, और उसका रेप हो जाता है, ऊपर से गैंगरेप हो जाता है, और वीडियो बना लिया जाता है और सर्कुलेट कर दिया जाता है फेसबुक में। अब एक पुलिस वाले को तो जो ट्रेनिंग मिली है वो सीआरपीसी में, एक एफआईआर दर्ज करो 154 में, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इन्वेस्टिगेट करो, प्रोसीड टू द स्पॉट, ascertain the facts, collect the evidence, arrest the accused person, make an opinion, कैंसिलेशन डालो, क्लोजर रिपोर्ट डालो, चलान फाइल करो या यूटीआर बना दो। लेकिन जो सिचुएशन मैंने आपके आगे रखी उसमें केटली की चाय नहीं थी, इसमें पोक्सो का अलग एक कुकर था, इसमें SC ST एक्ट का एक तसला था आपके आगे, इसमें डिसेबिलिटी एक्ट 1995 का आपके आगे कटोरी था। चाय तो चाय है मगर प्रोसीजर अलग है। ग्रीन टी, रेड टी, ब्लैक टी, आइस टी, यहां पर पुलिस वालों के लिए डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि हम तो लॉ ग्रेजुएट हैं। 14 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, उससे पहले 3 साल में वकील रहा हूं। 17 साल के उसके बावजूद जो मैंने आज अरीनेस पढ़ा वो कल चेंज हो जा रहा है। जरीना बेगम के केस में 2021 में ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट की याद दिलाई, जिसके तहत आज मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूं। हाई पावर्ड कमेटी बिठाई कि यार 7 साल से नीचे वालों को अगर आप बार बार अरेस्ट करोगे, जेल भर दोगे, वहां एक कोरोना आ जाएगा। सेक्शन 55A में पुलिस वालों की डायरेक्ट ड्यूटी उसकी हेल्थ को ध्यान रखने का, तो आप कैसे रखोगे? आप पुलिस वाले भी आप हो, आप डॉक्टर भी आप ही को बना दिया गया है, मेडिकल आपके ऊपर डाल दिया गया है, 220 इंडियन पिनल कोड की तलवार आपके ऊपर लटकी रहती है। इतना ज्यादा हाई प्रोफेशनलिज्म, यानी कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स के आपसे सेंसिटाइजेशन, हमारे तो एसपी साहब खुद ह्यूमन राइट्स में PhD कर रहे हैं, ठीक है, कर चुके हैं। तो ये नया चीज जरूर है, लेकिन अगर हम लगातार इंटरेक्ट करेंगे, शायद जब बारिश आती है तो पौधे को 1% फायदा होता है। कितना परसेंट? 1%। लेकिन अगर बारिश बरसे ही ना और वो 1% से पूरी धरती हरी भरी है, 90% इवेपोरेट हो जाता है या ग्राउंड वाटर में चले जाता है, पौधे को लेकिन 1% ही चाहिए। हम जब भी कोई लेक्चर देते हैं उसमें इतने सारे प्रावधान, 41A, 41D, गिरफ्तार तस्वुर, जोगिंदर, प्रियंका, अरीनेस, हम कुछ भी बोले, जरीना बेगम, हमारा ये मतलब नहीं है कि हम आपको कंफ्यूज करें। कंफ्यूजन इज प्रिल्यूड टू क्लैरिटी। बार बार आप इस ऑडियो वीडियो को सुने, देखें, अपने कंफ्यूजन को फिर से लिखें, हाउ टू डू इट। NDPS में हम अलग से करेंगे, एक्साइज एक्ट में आपकी डिफिकल्टी हमें पता है, अलग से करेंगे। हर पुलिस थाने के बाहर इतने सारे जंक यार्ड हैं गाड़ियों का, उसको लेकर बिक जाए तो सरकार को फायदा हो, आपको स्पेस मिल जाए, ठीक है, लेकिन नहीं, हाउ टू डू इट नहीं पता। DFO का जुरिडिक्शन है, मेरा जुरिडिक्शन है, एक्साइज ऑफिसर का जुरिडिक्शन है, लेपर्ड, जैसे हमारे रेणुका जी है, वहाँ लेपर्ड की खाले हैं, बाघ की खाले हैं, हाउ टू डील इट, हाउ टू डिस्पोज दैट। अंबिका लाल की जजमेंट क्या है, गाइडलाइन क्या है, इतने सारे गाइडलाइंस हैं। हम धीरे धीरे एक एक करके हम एक एक टॉपिक लेंगे। पुलिस वाले अगर मुझसे बोलना चाहें कि SP साहब के थ्रू या डायरेक्टली भी कि सर इस टॉपिक पे हमारा कर दें एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, ताकि जो कम्युनिकेशन गैप है सस्पेक्ट, एक्यूज, जेल इनमेट्स, मैजिस्ट्रेट्स और आपके बीच में, वो गैप कम हो, हम लोग एफिशिएंट हो। तो प्लीज कोई भी अननेसेसरी अरेस्ट ना करें, गिरफ्तार तस्वुर करें, उनको बताएं। एक प्रोसिक्यूट्रिक्स के लिए तो हमने पुलिस स्टेशन में ही वकील दे रखे हैं, रिटेनर लॉयर, पैनल लॉयर, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। विक्टिम को भी पता होना चाहिए। 2 बातें मैं SHOs को बता देना चाहता हूं, ये नई चीजें और आप लोग कर नहीं रहे हैं, वो क्या करना चाहिए। आप MLC लगाते हैं, वेरी गुड है। आप चेकलिस्ट भी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो मैं बता दूं आपका रिमांड एप्लीकेशन मेरिट पे कंसीडर ही नहीं होगा। अभी मजिस्ट्रेट आपकी विदाउट चेकलिस्ट वाले रिमांड को देर एंड देन रिजेक्ट कर सकते हैं। डू यू नो दिस? एक्यूज को रिलीज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे खिलाफ डिपार्टमेंटल है और हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट है, आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल। ये अरीनेस में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने बोला है। यानी कि विदाउट चेकलिस्ट 41A की कंप्लायंस के बगैर अगर आप 7 साल से नीचे वाले में हमारे आगे लेके आते हैं तो बिलीव मी, हम आपका रिमांड को एंटरटेन ही नहीं कर सकेंगे, हाउस एवर सीरियस द एलिगेशन इज। प्री अरेस्ट, अरेस्ट, इवन सस्पेक्ट का अधिकार है। आप अगर किसी सस्पेक्ट को अपने थाने में बुलाते हैं सुबह से शाम तक और छोड़ देते हैं कि हम 3D टॉर्चर नहीं कर रहे, पर मेंटली अगर आप उसको हरास करते हो कि बुलाओ, बिठाओ और जाने दो,
ये मोडस ऑपरेंडाई जो हम करते हैं, ये नीलावती बेहरा, नंदिनी सतापति, नॉट नीलावती बेहरा, नंदिनी सतापति उड़ीसा के सीएम, उनके साथ ये हादसा होता है। और उनके साथ ये हादसा होता है और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं, इवन एक सस्पेक्ट का आर्टिकल 20 के 3 के अंदर राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन में चुप रहने का अधिकार है, और उसको आप इनडायरेक्टली मेंटल टॉर्चर नहीं कर सकते अगर आप फिजिकली नहीं कर सकते। आपके हर थाने में अगर इंस्पेक्ट किया जाए उससे पहले एक डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, पिछली बार भी आपको बताया गया था। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे वीडियो को देखें, हम आपको सर्कुलेट करेंगे। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट का पूरा ऑब्जेक्ट, पर्पस हमने डिस्कस किया है। उसके मोटी मोटी बातें आपने उसमें लिखना है। कौन इंटाइटल्ड होता है, सेक्शन 12 की पूरी लिस्ट है। रूल 17 हिमाचल प्रदेश में रूल लिखा हुआ है 3 लाख से नीचे। SC, ST, डिजास्टर मैनेजमेंट का, कोरोना के मैनेजमेंट का, ऑर्फन, चाइल्ड, बच्चा, लड़की, ये सब तो वैसे ही एग्जेम्प्टेड है। जनरल कैटेगरी का आदमी स्टेट पे छोड़ दिया गया था और स्टेट ने 3 लाख बोला है। 3 लाख से नीचे नीचे पर एनम। प्रूफ, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भी हम ले लेते हैं। मिसयूज होगा तो डेफिनेटली हम विड्रॉ कर लेते हैं, पैसा रिकवर कर सकते हैं। ये बातें रूल एंड रेगुलेशंस 2010 में लिख दिया गया है फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज में। तो याद रखना, आपको रिलेक्टेंसी हो सकती है यार हम रिमांड करें कि एडवोकेट साहब तो रिमांड ही नहीं करने दे रहे, लेकिन उसकी प्रेजेंस सिक्योर कर दी गई है। हाँ, नॉट थ्रू आउट द इंटरोगेशन। अगर 3 घंटा इंटरोगेशन चलता है तो नॉट थ्रू आउट द इंटरोगेशन, मगर प्रेजेंस है। बेलेबल ऑफेंस है तो आप खुद ही बेल आउट करोगे, हमारे आगे नहीं लाओगे। पर एनडीपीएस में सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती में सेक्शन 37 की इंटरप्रिटेशन करते समय यह बोल दिया कि कई पुलिस वालों को गलतफहमी है कि स्मॉल क्वांटिटी बेलेबल होता है। नो, स्मॉल क्वांटिटी भी नॉन बेलेबल कर दिया गया और आपको मजिस्ट्रेट के आगे ही ले जाना चाहिए। हमारे हिमाचल प्रदेश की जो जजमेंट है कंसराज की, दिल्ली हाईकोर्ट पे बेस्ड है, मुन्ना बिन्नी कदीम, वो अब रेलेवेंट नहीं रही। रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट है 2020, उसमें क्लियर कर दिया गया। ये बातें समझ आ गई। सेक्शन 41A की कंप्लायंस, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सस्पेक्ट कैन बी कॉल्ड टू पुलिस स्टेशन फॉर क्वेश्चनिंग एंड इंटरोगेशन, लेकिन सस्पेक्ट को उसका पूरा अधिकार उसकी लैंग्वेज में बताना चाहिए। अननेसेसरी अरेस्ट नहीं करना है, उसको पहले नोटिस ऑफ अपीयरेंस देना है। लेकिन अगर वो भगोड़ा लगता है, भाग जाएगा, देश छोड़ के चले जाएगा, आप रीजन लिखें, अपने सुपीरियर को बताएं, 7 दिन में हम पुलिस वालों को, मजिस्ट्रेट को भी इंटीमेट करें एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, ये सारी बातें। इसके अलावा डिस्प्ले बोर्ड, नेक्स्ट मेरे को आप कंप्लायंस भेजें कि सर डिस्प्ले बोर्ड लग गया है, ताकि मेरी आज 2 बजे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के साथ मीटिंग है। अगर वहां ये पूछा जाए मेरे से कि आपकी पूरी जुरिडिक्शन में क्या डिस्प्ले बोर्ड लग गए, ये बताते हुए कि क्राइटेरिया क्या है लीगल एड का और ऑब्जेक्ट क्या है लीगल सर्विस अथॉरिटी का, तो मैं बोल सकूं सर मैंने सेंसिटाइज कर दिया। दे हैड आस्क्ड मी फॉर 2 days, 1 day, 3 day। हमें पता है कि तुरंत कोई काम नहीं होता, बट मैं चाहता हूं कि आप एज सुन एज पॉसिबल मेरे को कंप्लायंस भेज दें, पहले व्हाट्सएप के थ्रू ही भेजें ताकि मैं बोलने लायक हूँ। कोई ऐसा है वो हाथ रेस करे जिसका ऑलरेडी डिस्प्ले बोर्ड लग गया है? क्योंकि ये 1/9/2007 की मीटिंग में फैसला हुआ था। 1/9/2007। क्या किसी के डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है? नॉट ए सिंगल SHO। सीसीटीवी इंस्टॉल की एक लगा हुआ है, वेरी गुड। सीसीटीवी इंस्टॉल हो रखा है पुलिस स्टेशन में, ये भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। आई विल शेयर विद यू ऑल द लेटेस्ट गाइडलाइंस। किसी के सीसीटीवी कैमरा लग गया है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो जितने ये हैं आप हमारे को दे देंगे जिसके जिसके हो गए, ताकि हम बताने लायक रहें। बाकी इसमें ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ये फॉर्मेट आप लोगों को अगर मिल गया है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। यह है विधिक सहायता द्वारा आपके अधिकार, पूर्व गिरफ्तारी चरण, गिरफ्तारी चरण, रिमांड स्टेज, 3 स्टेज के जो आपके अधिकार हैं, जो मैंने आपसे शेयर किया है कि आपको ये जानने का अधिकार है पुलिस ने आपको पूछताछ के लिए क्यों बुलाया, आपको ये भी जानने का अधिकार है पुलिस क्या सोचती है आपने क्या किया है, आपको उन प्रश्नों के उत्तर नहीं देने का अधिकार है जिसमें आप सेल्फ इंक्रिमिनेटरी बात कर जाओ, आपको अपना नाम पता पहचान का सही विवरण देना होगा, पुलिस को सहयोग करना पड़ेगा। अगर पुलिस पूछताछ करती है तो एक वकील उपस्थित रह सकता है, नॉट थ्रू आउट द इंटरोगेशन, पर रह सकता है। अगर जमानती अपराध है तो आपको जमानत को सुनिश्चित करना होगा थाने में ही। गिरफ्तारी चरण में आपको बताना है कि एक वकील उपलब्ध कराने का आपका अधिकार है। जमानत और गिरफ्तारी का आधार आपको पता होना चाहिए, जमानत का अधिकार पता होना चाहिए। गिरफ्तारी और हिरासत की वजह से गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा नामित अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी भी व्यक्ति को सूचना देने का अधिकार है। गिरफ्तार के
तुरंत बाद एक अपने गवर्नमेंट डॉक्टर के द्वारा अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराने का है। अगर आप लेडी हो तो लेडी के द्वारा ही आपका कराया जाएगा, प्रिफरेबली 24 घंटे से बियॉन्ड हम आपको नहीं रखेंगे, मजिस्ट्रेट के आगे ले जाएंगे। हाँ, उसमें यात्रा का टाइम एक्सक्लूड करेंगे, लेकिन यात्रा के दौरान अगर हम इंटरोगेट करेंगे तो वो टाइम भी इंक्लूड हो जाएगा, मेडिकल कस्टडी एक्सक्लूड होगा। रिमांड के स्टेज में आपको बताना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया कि आप मुंह से भी बोल दोगे, जैसे आपको 90 या 60 दिन हो गया तो आपको बेल आउट कर दिया जाएगा। अगर क्या बोलते हैं, आपके पास केवल बेल होना चाहिए, बेल नहीं दे सकते, पैसा नहीं है तो 445 की एप्लीकेशन देकर आप कैश अमाउंट जमा करा सकते हैं, वो पैसा भी आपको मिल जाएगा बिना ब्याज के, जज साहब ट्रायल खत्म होने के बाद दे सकते हैं। 445 के बारे में पता नहीं होता। लोकल श्योरिटी की हम कोई डिमांड नहीं करते, इंडिया का कोई भी, अगर शिमला है, पाउंटा साहिब है, लोग बाहर के हैं तो बाहर का भी श्योरिटी हम लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम सॉल्वेंसी देखते हैं केवल ये। और आपको मुफ्त कानूनी सहायता है, आपके पास कोई वकील नहीं है तो हमें बताएं, आपकी चॉइस का वकील नहीं मिलेगा, लेकिन पैनल लॉयर से आपको आपके केस की सीरियसनेस देखते हुए हम आपको वकील भी देंगे। इतनी सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं और इसमें नंबर भी होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज, सब डिवीजन वाइज, कौन हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का है, इन सब के नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, तो आज की मीटिंग इतनी ही, और उम्मीद करता हूं कि 1% भी जो है सेंसिटाइज में अगर कर पाया हूं तो फ्यूचर में जब भी हम मिलें तो हम इससे आगे बढ़ेंगे और पहल लेंगे। ठीक है, आज मैं आपके क्वेश्चन आंसर नहीं लूंगा, मेरा चीफ जस्टिस साहब के साथ एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के साथ एक कॉन्फ्रेंस है, एक मीटिंग है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।